हेलो दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है डेली न्यूज़ देख रहे हैं। आप लोग निरंतर इसको प्यार भी दे रहे हैं इस सीरीज़ को। तो आज हम लोग जो है 9 सितंबर की न्यूज़ देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं बताने के लिए, तो आज हम लोग जो है सीधे न्यूज़ पे चलते हैं, क्योंकि समय ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पहली न्यूज़ दोस्तों, आप लोग न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया वगैरह देख रहे हैं, तो उसमें एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में थी कि नेपाल सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने। आप न्यूज़ देख रहे होंगे कि नेपाल में एक अलग प्रदर्शन हो रहा है, किनके द्वारा? वहाँ के नागरिकों के द्वारा। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। तो आपको न्यूज़ तो पता होगी ही, फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ न्यूज़, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि नेपाल सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने के आदेश के बाद प्रदर्शन हुए नेपाल में। तो अब इसमें देखिए, ये तो थी न्यूज़। अब इसमें यूपीएससी किस तरह के प्रश्न बना सकता है, या आने वाले समय में यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, या बिहार पीसीएस या फिर स्टेट पीसीएस कोई भी हो जो हिंदी बेल्ट के हैं, तो उसमें पीसीएस में भी और आईएएस में भी किस तरह के क्वेश्चन इस न्यूज़ से बन सकते हैं। देखिए, हम लोग संभावनाओं पे जो है चर्चा करते हैं कि हमारी जो है रणनीति का क्या हिस्सा होना चाहिए न्यूज़ पढ़ते समय। तो आप लोग जब भी न्यूज़ पढ़ो तो देखिए न्यूज़ तो थी नॉर्मल, लेकिन अपने यूपीएससी लेवल में क्या चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हैं वो सोचा कीजिए कि इस न्यूज़ से हमें यूपीएससी, अगर मान लीजिए यूपीएससी का कोई मेंबर पेपर बना रहा हो और वो इस तरह की न्यूज़ पढ़ ले, तो उसके मन में कौन सा ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो सबसे पहले देखो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमारे भारतीय संविधान में है, अगर भारतीय संदर्भ में देखें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको पता ही होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है। तो प्री का क्वेश्चन तो सीधा बनेगा, ठीक है, कि उन आर्टिकल 19 में कौन सा अधिकार दिया गया। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मेंस के संदर्भ में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे आगे आप ही दिखाऊंगा किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा, जो सोशल मीडिया का बढ़ता महत्व, आप देखोगे कि नेपाल के जो आम नागरिक हैं वो 3 दिन में, यानी 3 दिन पहले ऐसा आदेश जारी किया गया था नेपाल सरकार के द्वारा कि सारे सोशल मीडिया बंद कर दिए गए थे। लगभग 2 दर्जन से अधिक प्लेटफॉर्म थे सोशल मीडिया के, उनको उन्होंने बंद कर दिया। अब कारण क्या बताया था नेपाल सरकार ने? अपना कारण क्या दिया कि जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, वो नेपाल में नहीं है। तो जब तक नेपाल में ये क्षेत्रीय कार्यालय नहीं खोले जाते, तब तक इन जो बड़ी बड़ी कंपनियां, यूट्यूब हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया या फिर फेसबुक, तो इन बड़े बड़े कंपनियों के जब तक क्षेत्रीय कार्यालय नेपाल में नहीं खुलते, तब तक जो है इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर देते हैं। तो ऐसा इन्होंने सरकार ने आदेश में कहा, एक तरीके से इन कंपनियों पर दबाव बनाने के लिए कि वो अपना कार्यालय नेपाल में खोलें। तो ये तो थी न्यूज़। और यूपीएससी के लिए मैंने बताया भी कि आर्टिकल 19 से भी क्वेश्चन बन सकता है, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक, ये प्री में क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा सोशल मीडिया का बढ़ता महत्व, ये अगर निबंध आ जाए ऐसे में, पीसीएस में इस तरह के कुछ निबंध आते हैं। अब तो देखिए यूपीएससी में थोड़ा फिलोसफिकल निबंध पूछने लगा है, वो मतलब कि दर्शन से संबंधित निबंध पूछता है, जो सीधा जो है टॉपिक नहीं होता, उसको आप समझना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो ऐसे लिखते समय पीसीएस में भी इस तरह के ऐसे का एक टॉपिक बन सकता है, सोशल मीडिया का बढ़ता महत्व, ठीक। तो इस तरह से आप सोचोगे तब आप जो है क्वेश्चन कर पाओगे। अब मैं आपको मेंस के कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि जीएस 2 में पॉलिटी और गवर्नेंस और आईआर से मिला करके यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, वो मैंने यहाँ पे लगाने की कोशिश की है। अब देखिए, नेपाल में सोशल मीडिया बंद हुआ, तो अब यूपीएससी का अगर माइंड गया तो किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध और उसके विरुद्ध हुए व्यापक विरोध प्रदर्शन ये संकेत करते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में डिजिटल स्वतंत्रता नागरिक अधिकारों से गहराई जुड़े। अब ये आप फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेपाल में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसको यूपीएससी इस तरह कथन बना के दे सकता है कि नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध और उसके विरुद्ध हुए व्यापक विरोध प्रदर्शन ये संकेत करते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में डिजिटल स्वतंत्रता नागरिक अधिकारों से गहराई से जुड़े हैं। यानी आप जानते होंगे कि आजकल जो है सोशल मीडिया इतना ज़्यादा जुड़ चुका है लोगों से कि वो उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। और सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पर भी बोलता रहा है कि इंटरनेट का जो अधिकार है वो हमारे किससे जुड़ जाता है? मौलिक अधिकार से। तो आप, मैंने पीछे न्यूज़ में बताया भी था कि इंटरनेट का अधिकार किस मौलिक अधिकार से जुड़ेगा। तो आप न्यूज़ अगर रेगुलर देख रहे होंगे तो वो प्रश्न आपको मतलब इस इंटरनेट का अधिकार संबंधित प्रश्न आसानी से मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन था मेंस का, समझ पा रहे हो? तो इस पर चर्चा करनी है। मान लो 150 शब्दों में आ जाए या 250 शब्दों में आ जाए, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। स्वतंत्रता अधिकार या नागरिक अधिकार, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो जो भारत के संबंध में, ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। एक अगर क्वेश्चन आईआर से बना दे, दूसरा जीएस पेपर 2 आपको पता ही होगा कि आईआर के टॉपिक से जुड़ते हैं। तो भारत और नेपाल के रिश्तों को ध्यान में रखते हुए नेपाल में हालिया सोशल मीडिया प्रतिबंध और राजनीतिक अस्थिरता, आपको पता होगा कि वहाँ के प्रदर्शनकारियों ने क्या किया है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा जो है प्रदर्शन किया, तो वहाँ पे गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया, यानी नेपाल के गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। तो राजनीतिक अस्थिरता का भी प्रश्न उठ जाता है। तो उसी संबंधित प्रश्न पूछ सकता है यूपीएससी कि सोशल मीडिया प्रतिबंध और राजनीतिक अस्थिरता का भारत की विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, विश्लेषण कीजिए। अब हम ये प्रश्न क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आपको पता होगा कि जो नेपाल क्या है, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, और जब पड़ोस के देश में कोई भी इस तरह की घटना होती है तो भारत पर स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा।
मतलब क्योंकि हम जुड़े हुए हैं और बहुत सारी हमारी जो है पॉलिसी, बहुत सारे हमारे परियोजनाएं नेपाल केंद्रित भी हैं, जैसे बहुत सारी जल विद्युत परियोजना नेपाल से संबंधित है, तो भारत भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो इस तरह की जब घटनाएं घटती हैं तो उसमें भारत की विदेश नीति किस तरह की काम करेगी, उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। अब अगर एथिक्स से संबंधित क्वेश्चन बनाना चाहे यूपीएससी तो किस तरह बनाएगा कि डिजिटल युग में पारदर्शिता, आपको पता है कि डिजिटल युग चल रहा है 21वीं सदी, इसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रशासनिक नैतिकता की कसौटी बन गई है। मतलब अगर आप प्रशासन में जाओगे तो इन सब चीज़ों को ध्यान में तो रखना पड़ेगा कि इस डिजिटल युग में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित हो, जवाबदेही कैसे सुनिश्चित हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी ध्यान रखना होता है आपको। एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आप इन तरह के विषयों को कैसे हैंडल करेंगे। तो वही जो क्वेश्चन उन्होंने बना दिया कि मतलब बनाना क्या, मतलब यूपीएससी अगर पूछना चाहे तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। आप भी सोचा करो, थोड़ा सा सोचोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएंगे। तो डिजिटल युग में पारदर्शिता, जवाबदेही और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रशासनिक नैतिकता की कसौटी बन गई है। नेपाल के हालिया घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में इस कथन की व्याख्या कीजिए। अभी नैतिकता से जुड़ जाएगा, एथिक्स से, तो आपको पता ही होगा कि एथिक्स का अगर आप सिलेबस देखोगे जीएस 4 का सिलेबस अगर आप देखो एक बार तो उसमें 0.5 और 0.6 प्रशासनिक नैतिकता से ही जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आप पूरा सिलेबस देखोगे तो उसमें पॉइंट नंबर 1 में तो खैर वैल्यूज़ दी हुई है, तो वैल्यूज़ तो हम यहाँ पे कोई पूछ नहीं रहा, केवल प्रशासनिक नैतिकता के बारे में प्रश्न पूछना चाह रहे हो। तो एक इस तरह का भी प्रश्न बन सकता है इसमें जीएस पेपर 4 में। समझ पा रहे हो? तो ये थी न्यूज और इससे संबंधित मैंने जो है प्रश्न, जो संभावित प्रश्न है उनको मैंने डिस्कशन कर दिया है आपके सामने। तो आप एक बार जरूर देखिए इसको, ठीक है। अब अगली न्यूज़ पे चलते हैं दोस्तों। अगली न्यूज़ किससे जुड़ी? सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को, अभी चुनाव आयोग मैंने आपको पहले भी बताया था कि चुनाव आयोग सही से पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से संवैधानिक अधिकार है चुनाव आयोग के पास, कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान है। आपको पता ही होगा कि भाग 15 अगर आप देखोगे संविधान का तो उसमें चुनाव आयोग के बारे में ही पूरी जानकारी दी हुई है। तो आप सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग से संबंधित सारी जानकारी पॉलिटी में कवर करना, या मैं कुछ चीज़ें जो न्यूज़ में थी वो बताने की कोशिश करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि एसआईआर प्रक्रिया, आपको पता होगा कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, और मैंने आपको बताया भी था कि एसआईआर क्या होता है और संक्षिप्त संशोधन, एक जो चुनाव आयोग संक्षिप्त संशोधन करता है वो क्या होता है, कब करता है। पिछली वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो एसआईआर प्रक्रिया में आधार को भी 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपको पता होगा कि एसआईआर करते समय चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेज नागरिकों से मांगे थे। और ये दस्तावेज क्यों मांग रहे थे? ताकि जो बिहार का वोटर है वो अपना नागरिकता सिद्ध कर सके, यानी वो भारतीय नागरिक है ये सिद्ध कर सके। दूसरा ये कि वो बिहार का निवासी है ये भी सिद्ध कर सके, तभी वो जो है विधानसभा जो चुनाव आने वाले हैं उसमें वोट डाल पाएगा, वैध वोट डाल पाएगा। तो ये सब चीज़ों के लिए एसआईआर किया जा रहा है। और आपको पता होगा कि 2003 के बाद ये एसआईआर किया जा रहा है, यानी 20 सालों के बाद, लगभग 22 सालों के बाद। तो ये तो थी न्यूज कि 12वें दस्तावेज के रूप में आधार को भी शामिल करने की बात की गई। लेकिन आपके यूपीएससी में प्रश्न कैसे पूछेगा कि भारत में नागरिकता को कौन कौन से प्रमाण पत्र साबित करते हैं। अगर यूपीएससी प्री में क्वेश्चन बन जाए कि कौन कौन से निम्न में से भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र हैं, ये इनको साबित करने के लिए प्रमाण पत्र जरूरी है, तो एक तो देखो पासपोर्ट होता है, जो सभी नागरिकों के पास तो नहीं मिलेगा। ये कुछ विशेष नागरिक होंगे जो विदेश की यात्रा करते होंगे, उन्हीं के पास होगा। तो भारतीय पासपोर्ट भी भारतीय नागरिकता का एक मुख्य प्रमाण पत्र है। अगर ये जिसके पास है तो उसको तो हम कहेंगे ही कि वो भारतीय नागरिक है, अगर वो भारतीय पासपोर्ट है तो। दूसरा है जन्म प्रमाण पत्र। देखिए अगर आप देखोगे 1900 या सन 2000 के बाद जो जन्म प्रमाण पत्र है वो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन इससे पहले जो लोग जन्मे होंगे 2000 से पहले, तो उनका जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं बनता था। क्यों? क्योंकि ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों में कि ज़्यादातर जन्म कहाँ होते थे, घरों में हो जाते थे। आजकल कह रहा है हर तीसरा बच्चा या हर दूसरा बच्चा अस्पताल में जन्म लेता है, तो वहाँ फिर उसके दस्तावेज होते हैं, तो प्रमाण पत्र आसानी से बन जाता है। और तीसरा उन्होंने जो प्रमाण पत्र हो सकता है वो वोटर आईडी कार्ड होगा, जो नागरिकता को भी संबोधित करेगा। आप कहोगे वोटर आईडी कार्ड कैसे हो सकता है, तो आपको पता होगा कि वोटर आईडी कार्ड उन्हीं का बनता है जो भारतीय होंगे। भारतीय वोटर आईडी कार्ड उन्हीं का बनता है जो भारतीय होंगे। तो ये भी अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय नागरिकता का ठोस प्रमाण पत्र माना जाता है। लेकिन ये दो जो प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट, ये मुख्य दस्तावेज होते हैं किसके? नागरिकता के संबंध में। तो आपको नागरिकता संबंधित प्रमाण पत्र संबंधित कोई क्वेश्चन पूछता है तो ये 3 तो याद रखने हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए प्री से संबंधित क्वेश्चन। एक और थोड़ी सी जानकारी इसमें दे देता हूँ आपको कि सहायक दस्तावेज भी होते हैं जो नागरिकता को प्रमाणित करते हैं। जैसे आधार मुख्य रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन अन्य नागरिकता के प्रमाण पत्र बनवाने में आधार का बहुत यूज हो जाता है। जैसे पासपोर्ट अगर आप बनवाने जाओ तो आधार ही यूज होता है, ठीक है। पैन कार्ड बनवाने जाओ तो भी जो है ये सब चीज़ें यूज होती है। मतलब पासपोर्ट बनवाना चाहो तो ये आप एक तरीके से वित्तीय पहचान पत्र होता है आपका, फिर राशन कार्ड हो गया, 10वीं की मार्कशीट होगी, तो ये सहायक प्रमाण पत्र है किसके लिए? नागरिकता के। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कौन से मुख्य दस्तावेज होते हैं जो नागरिकता को प्रमाणित करते हैं। तो 3 तो मैंने आपको ऊपर बताए हैं और 4 ये हैं जो सहायक हैं। तो प्लीज संबंधित न्यूज़ मैंने आपको बता दी है। और नागरिकता से संबंधित आप अगर पॉलिटी में जाओगे तो अनुच्छेद जो हमारा भाग 2 है, भाग 2 अनुच्छेद जो है 5 से 11, इनको आप पढ़ो जाकर के नागरिकता संबंधित
यहाँ पे प्रावधान दिए गए संवैधानिक, और इसके अलावा जो नागरिकता अधिनियम है उसको भी आपको कवर करना चाहिए, उसमें भी बहुत सारे प्रावधान दिए गए। तो अगर यहाँ नागरिकता के संबंध में अगर कोई जानकारी न्यूज आती है तो आपको ये सारी जानकारियाँ होनी चाहिए यूपीएससी लेवल के लिए। समझ पा रहे हो? तो ये न्यूज़ थी। अब तीसरी न्यूज़ पे चलते हैं दोस्तों। केरल में मात्र मृत्यु दर अनुपात प्रति 1 लाख जन्मों पर 30 हो गई है। अब अभी ये चर्चा में क्यों है? मैंने आपको कल की न्यूज़ में बताया था SRS, क्या बताया था? सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे। ये मैंने बताया था ना कि जो है जनरल रजिस्ट्रार इसको निकालता है, जो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। ये सर्वे किया गया है अभी 2023, इस जो है सर्वे का नाम 2023। तो इसके नवीनतम आंकड़े जो है अभी प्रकाशित हुए, तो उसमें राज्यवार भी आंकड़े हैं। तो उसमें एक ये न्यूज आ गई थी कि केरल में जो मात्र मृत्यु दर है प्रति 1 लाख में पहले थी 18 और अब ये फिर से 30 हो गई है। यानी पहले अगर आप 2019 के पहले देखोगे तो ये मात्र मृत्यु दर केरल में 40, 46, 45 इस तरह थी। तो इसको कम किया गया था, और कम करते करते 2019 में ये लगभग 18 हो गई थी, 19 के आसपास, 18 के आसपास आ गई थी, और भी फिर से जो है ये बढ़ गई है, 30 हो गई है प्रति 1 लाख। यानी 1 लाख जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें से 30 माताएं ऐसी हो गई हैं जो जन्म के समय, ये जन्म देते समय मृत्यु हो जाती है माताओं की। तो वो दर यहाँ पे दी गई है, तो मैंने ये नोट कर दी थी। तो इसको आप ध्यान रखना, SRS क्या है, और ये आंकड़े अगर आप यूज करना चाहो किसी मेंस में या फिर स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों में, कि स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या चुनौतियाँ आज भी मौजूद हैं, तो उसमें ये आंकड़े एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हो। ठीक, आगे एक न्यूज़ थी दोस्तों केरल से ही संबंधित, कि केरल में अमीबा संक्रमण, मैंने आपको 4 सितंबर आई थिंक जो न्यूज़ बताई थी अमीबा संक्रमण के बारे में, कि केरल में अमीबा संक्रमण बढ़ रहा है, और पहले 3 मृत्यु हुई थी, अब ये मृत्यु बढ़ करके 5 हो गई है। यानी अमीबा से मृत्यु बढ़ने वाली संख्या लगातार बढ़ रही है पिछले 1 हफ्ते से। तो आपको ये न्यूज़ समझ में आनी चाहिए कि अमीबा संक्रमण क्या है। पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि जो संक्रमण है, जिस संक्रमण से मृत्यु हो रही है, उस संक्रमण का नाम क्या है, तो अमीबिक मेनिन्यो, ये आप नाम याद रख लेना, मेनिनजियो। ठीक है, ये थोड़ा नाम कठिन है क्योंकि इंग्लिश में पढ़ना आसान है, हिंदी में इसलिए लिख दिया कि हिंदी विद्यार्थी जो हमारे हैं, जो हमसे जुड़े हैं, वो इस दुविधा में न रहे कि मुझे इंग्लिश में दे दी गई चीज़ें। तो इसका नाम याद रखना, एमीबिक मेनिनजियो एन्सेफेलिटिस। तो ये पूरा संक्रमण का नाम है जो घातक मस्तिष्क संक्रमण है, यानी इससे मस्तिष्क संबंधी संक्रमण हो जाता है, जिससे मृत्यु हो जाती है। अब मैंने आपको पिछले न्यूज़ में ये भी बताया था कि किस अमीबा से ये फैलता है और ये कैसे फैलता है। जो ये संक्रमण है एमीबिक, तो ये किससे फैलता है, तो आपको पता होगा पानी से, यानी मीठे पानी से या स्वच्छ पानी से फैल जाता है, यानी तालाब वगैरह में जो पानी होता है उनसे फैल जाता है। तो ये आप ध्यान रखना, ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में थी, अमीबिक संक्रमण। तो इसको आप जरूर पढ़ लेना और ये नाम याद रख लेना, अमीबिक। और ये संक्रमण किस अमीबा से फैलता है, उस अमीबा का नाम भी पता होना चाहिए। आप अगर पीछे की न्यूज़ देखोगे जाके तो आपको आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी आप कमेंट करोगे तो मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा इस चीज़ को। तो थोड़ा सा एक्टिव रहो, जो मैं न्यूज़ बताता हूँ उसको आप देखते रहो। अगली न्यूज़ दोस्तों आप लोगों ने देखी होगी, भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप जीत लिया है। अगर आप न्यूज़ देख रहे हो तो भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप जीता है। और जो एशिया कप चल रहा था मैच, इसका फाइनल, वो कहाँ पे हो रहा था ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि अभी क्या होगा, बिहार बीसीएस में इसी संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। क्यों? क्योंकि बिहार के राजगीर में ही फाइनल इसका मैच खेला गया है एशिया कप का। तो भारतीय हॉकी टीम ने एक जो है ऐतिहासिक जीत हासिल की है। तो भारतीय हॉकी टीम याद रखना, और ये कहाँ पे हो रहा था, ये स्थान याद रखना। प्री के दृष्टिकोण से मैंने बताई, और ये यूपीएससी में शायद ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन पीसीएस में आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका नाम याद रखना, राजगीर, बिहार, और भारत ने जो है एशिया कप जीत लिया है। अब इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने यहाँ नोट की, कि भारत अब तक 3 महाद्वीपीय खिताब जीत चुका है। कौन कौन से? एशियाई खेल। देखिए, एशिया में 3 तरीके के हॉकी से संबंधित खेल होते हैं, उनके नाम दिए गए हैं कि एक तो एशिया खेल हो गया, और दूसरा है एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी है, इसका नाम याद रखना। और जो अभी हाल ही में भारत की टीम ने जीता है वो है एशिया कप, तो इसका नाम याद रखिएगा। ठीक, तो अब इस पे एक ऐतिहासिक जीत भी दर्ज की है एशिया कप पे, और इसके साथ साथ भारत ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है। क्या बनाया है? कि भारतीय पुरुष टीम है, जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम, पुरुष ध्यान रखना, महिला नहीं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने क्या किया है, इन 3 ट्रॉफी पर, यानी एशिया की 3 ट्रॉफी पर कब्जा करने वाला देश बन गया है। तो इन 3 ट्रॉफी पर कब्जा करने वाला देश बन गया। पहला आप चाहो तो हटा सकते हो, पहली टीम बन गई, ये कह सकते हो पहली पुरुष टीम है भारतीय पुरुष टीम। ठीक, फिर फाइनल में किसको हराया था? तो कोरिया, यानी दक्षिण कोरिया की टीम को हराया था। ठीक, तो ये तो थी स्पोर्ट्स से संबंधित न्यूज़, इसलिए मैंने कवर कर दी ताकि जो हमसे जुड़े हुए एस्पायरेंट्स से जो पीसीएस देने वाले हैं उनकी ये न्यूज़ न छूटे स्पोर्ट्स से संबंधित। तो आप आई थिंक समझ गए होंगे ये चीज़। आगे चलते हैं। अभी भारत सरकार क्या कर रही है, बहुत सारी जनजातियों के, भारत सरकार ने क्या किया, बहुत सारी जनजातियाँ हैं जो उनकी स्थानीय भाषा होती है, और उन स्थानीय भाषाओं का अनुवाद किया है हिंदी में। उन स्थानीय भाषाओं को जो कहानियाँ थी, उनके दस्तावेज थे, उनका जो है हिंदी में अनुवाद करने का एक टूल बनाया, ताकि जो हमारी पारंपरिक जानकारियाँ हैं जो जनजातियों के पास होती है वो हमको मिल सके। ये हमारे भारतीय समाज में उसका
महत्व बढ़ सके। तो उससे संबंधित एक जो है न्यूज़ थी कि भील लोक कथाओं का अनुवादित संग्रह जल्द ही प्रकाशित होगा। ये भारत सरकार ने अपने मंत्रालय के थ्रू बोला है। तो जनजाति भाषाओं के लिए अनुवाद टूल लाने की केंद्र सरकार की हालिया पहल, एमपी में भील जनजाति की लोक कथाओं का अनुवादित संग्रह लाने जा रही है। तो ये जो भील जनजाति, इसको आप पढ़ लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। तो मैंने हालांकि नोट कर दिया, आप नीचे देखोगे इसको, ये कि भील से संबंधित क्या क्या जानकारी हमें पढ़नी चाहिए। भील भारत की एक प्रमुख, और इस दूसरी को हटा दो, ये आई थिंक भील जो पहली ही सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जनजाति हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति है? भील। एक तो ये याद रखना, और इसको आप कंफर्म भी कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आधी जानकारी 2011 के आंकड़े की अगर देखे जाए, 2011 की जो जनसंख्या आंकड़े हैं उसके अनुसार भील जनजाति सबसे ज़्यादा है। लेकिन अब कुछ हालिया घटनाक्रम बता रहे हैं कि कुछ जनजातियाँ ऐसी जो गोंड है वो सबसे ज़्यादा भील से ज़्यादा ये हो गई है। तो आप 2011 के आंकड़े के हिसाब से देखोगे तो भील सबसे ज़्यादा है भारत में, और वर्तमान स्थिति देखोगे तो गोंड सबसे ज़्यादा है। देखिए इनमें ज़्यादा अंतर नहीं जनसंख्या में, लेकिन फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि वर्तमान परिदृश्य क्या है हमारा। तो वर्तमान स्थिति क्या है गोंड और भील को लेकर के। तो भील भारत की एक प्रमुख और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो मुख्य रूप से गुजरात, अब ये याद रखना कहाँ रहती है, गुजरात में मुख्य रूप से, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। तो भील कहाँ पाई जाती है, भील जनजाति कहाँ है? तो ये 4 राज्य, ये 4 राज्य याद रखिएगा। इसके अलावा भील के संदर्भ में एक ये भी बात की गई कि कुशल तीरंदाज होते हैं, इनको तीर कमान चलाना बहुत अच्छे से आता है। तो भील जनजाति के बारे में एक ही विशेषता हो गई। फिर गोंड जनजाति और भील जनजाति प्रमुख जनजातियाँ भारत की, यानी सबसे ज़्यादा इनकी संख्या भारत में देखी जा सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज़ पे। अभी आप जो है देख रहे होगे कि 8 सितंबर को हमारे भूपेन हजारिका जो संगीतकार है उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और आपको पता होगा कि भूपेन हजारिका कहाँ के रहने वाले थे, या कहाँ जन्मे थे? असम में। तो असम सरकार द्वारा इसका विशेष जन्म दिवस मनाया जा रहा है, और ये 8 सितंबर को मनाया गया था। तो ध्यान रखना कि 8 सितंबर 1926 को जन्मे थे कौन? भूपेन हजारिका जी। और अब इनके 100 साल हो गए हैं 2025 में। तो हो सकता है यूपीएससी ऐसे व्यक्तित्व से प्रश्न पूछ सकता है, और इसका कारण क्या है कि भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न भी मिला हुआ है। अगर आप जो है जानते होंगे तो भारत रत्न पाने वाले भी भूपेन हजारिका जी हैं। तो भारत रत्न पाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उससे संबंधित यूपीएससी क्वेश्चन बना भी सकता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि इसके 100 साल हुए हैं इनके जन्म दिवस की। तो ध्यान रखना, इस तरह की जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए। तो भूपेन हजारिका संबंधित मैंने कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ यहाँ डाल दी हैं कि जन्म इनका कब हुआ था। ठीक है, 8 सितंबर 1926, और कहाँ पे हुआ था? सदिया जिला, असम। ये देखिए फैक्चुअल जानकारी पीसीएस में ज़्यादा पूछने के चांस है, आईएएस में बहुत कम होगा, फिर भी मैंने डाल दिया ताकि आपको जानकारी रहे। और मृत्यु कब हुई थी? ये तो ठीक है, गुवाहाटी में हुई थी। इनकी पहचान किससे होती है? एक तो एक गायक थे, कौन? भूपेन हजारिका जी। संगीतकार थे, गीतकार थे, कवि भी थे। इनको एक विशेष नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के कवि। अगर ब्रह्मपुत्र के कवि कोई पूछ ले कौन है, तो यही भूपेन हजारिका जी है। तो ब्रह्मपुत्र के कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। फिल्म निर्माता भी हैं और समाज सुधारक भी हैं। ठीक है, क्योंकि इनके गीत समाज को संदेश देने वाले भी हुआ करते हैं। तो इनके जो गीत थे वो ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं समाज सुधारक के रूप में। तो ये याद रखना कि भूपेन हजारिका जी का 100वां जन्मदिवस मनाया गया है। इनके पास लोकप्रिय उपाधि क्या है? सुरों के सरस्वती, और उत्तर पूर्व का गांधर्व भी कहा जाता है इनको। यानी पूर्वोत्तर राज्य जो है ना, 7 सिस्टर, उनका गांधर्व भी इन्हें कहा जाता है भूपेन हजारिका जी को। कुछ और जानकारी इसमें लिखी हुई है मैंने प्रमुख योगदान से संबंधित भूपेन हजारिका जी का, कि असमिया लोकधारा, बिहू, ब्रह्मपुत्र की सांस्कृतिक परंपरा को गीत के माध्यम से राष्ट्रीय मंच पर लाना, ये इनकी प्रमुख उपलब्धि है। किनकी? भूपेन हजारिका जी की। फिर उनके गीत भाईचारा, एकता, मानवता और सामाजिक न्याय पर आधारित रहे हैं। तो इनके गीत भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। देखिए किसी को अगर भारत रत्न दिया जा रहा है तो बहुत बड़ा कारण होगा सामाजिक योगदान। तो सामाजिक योगदान इनका यही कि इन्होंने अपने कविता के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से समाज में भाईचारा बढ़ाने का काम किया, एकता बढ़ाने का काम किया, मानवता के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, सामाजिक न्याय से संबंधित जो इन्होंने गीत गाए। ठीक है, फिर भारत की विभिन्न भाषाओं में इन्होंने गीत गाए, असमिया में, हिंदी में, बंगाली में, नेपाली में भी। तो ये याद रखो आप कि भारतीय सिनेमा में भी संगीत निर्देशन और गायन किया है। तो अब ये चीज़ें आपको भूपेन हजारिका जी के बारे में पता होनी चाहिए। अगर भूपेन हजारिका के संबंध में कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। प्रमुख पुरस्कार आपको पता होना चाहिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको मिला था 1992 में। देखिए ये पुरस्कार अब चूंकि चर्चा में है तो हो सकता है कि कथन डाल करके आपसे यूपीएससी भी पूछ सकता है इसको कि भूपेन हजारिका जी को निम्न में से कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उनमें से 2-3 अलग डाल देगा, फिर दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी डाल देगा, पद्म भूषण 2001 में पाए, पद्म विभूषण 2012 में, मरणोपरांत, क्योंकि 2011 में इनकी मृत्यु हो गई थी 2011 में। उसके बाद इनको 2012 में क्या मिला? पद्म विभूषण। फिर भारत रत्न भी 2019 में मिला गया। तो मरणोपरांत इनको 2 पुरस्कार मिले, पद्म विभूषण और भारत रत्न। ठीक है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब देखिए मेन से संबंधित कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे ही मन में आए थे तो मैंने यहाँ पे लगा दिए कि हो सकता है यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि इसकी न्यूज़ काफ़ी थी, भारत सरकार ने भी इनको काफ़ी बढ़ावा देने का काम किया है भूपेन हजारिका जी को, खास करके एनडीए सरकार में इनकी महत्वता बहुत है। तो ये याद रखना कि भूपेन हजारिका से संबंधित मेंस में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं विश्लेषणात्मक।
तो भूपेन हजारिका केवल गायक नहीं बल्कि भारतीय समाज की विविधता और लोक धारा को स्वर देने वाले सांस्कृतिक दूत थे। इस कथन के आलोक में उनकी भूमिका पर चर्चा कीजिए। देखिए, आप अगर व्यक्तित्व पढ़ते होंगे, व्यक्तित्व आप एथिक्स से भी इसको जोड़ सकते हो और फर्स्ट पेपर से भी जोड़ सकते हो, क्योंकि व्यक्तित्व से संबंधित इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। भारतीय समाज में इन्होंने क्या क्या योगदान दिया, तो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है मेंस में। इसके अलावा देखिए, चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम संभावनाओं पे जो न्यूज़ पे चर्चा कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। आप सोच के रखो पहले से। फिर दूसरा क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं कि उत्तर पूर्व यानी पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय एकीकरण में भूपेन हजारिका के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। अब इनके व्यक्तित्व से मैंने क्वेश्चन सोच करके लिखा हूँ आपके लिए, तो आप इस तरह के क्वेश्चन सोचा कीजिए। हो सकता है कभी पूछ ले कौन, यूपीएससी। अगर यूपीएससी ने इस तरह के क्वेश्चन उनके मन में आ गए तो आपके पास कुछ ना कुछ मटेरियल हो ताकि आप लिख सको। फिर एक और है, भारतीय सिनेमा और संगीत में क्षेत्रीयता और लोक कला को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में भूपेन हजारिका के कार्यों की प्रासंगिकता पर टिप्पणी कीजिए। तो इस तरह के 150 शब्दों में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इनके लिए भी तैयार रहो। ठीक है। अब देखो, प्री में किस तरह के क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैंने एक सैंपल में लगा दिया है कि आपको पता रहे कि किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। बोल रहा है निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन कौन से भूपेन हजारिका जी को प्रदान किए गए थे। तो आपको पता ही होगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, पद्म विभूषण भी दिया गया और भारत रत्न भी दिया गया है। अब पूछ लेगा सही उत्तर चुनिए या कूट डाल देगा नीचे, तो आपको जब पता होगा ना तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा। लेकिन वहीं अगर आपने पढ़ा ही नहीं है, इनके बारे में कभी जाना ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है, तो फिर यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो इस तरह की अगर जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ तो ध्यान रखो। पीसीएस में तो 99% पूछने के चांसेस के, स्टेट पीसीएस में, और खास करके बिहार जो अभी होने वाला है, बिहार पीसीएस, उसमें तो इसके चांस बहुत बढ़ सकते हैं, और यूपी पीसीएस में भी। तो इस तरह के क्वेश्चन आप जो है जरूर देखा करो। ठीक है, आगे चलते हैं न्यूज़ में दोस्तों। एक न्यूज़ थी कोलकाता में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जो सशस्त्र बल है हमारा, आपको पता होगा जो सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, तो इनसे संबंधित एक जो है कॉन्फ्रेंस हो रही है कोलकाता में, कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। और इनका शुभारंभ कौन करेंगे? हमारे पीएम साहब अभी कुछ दिन में जाएंगे कोलकाता और इसका शुभारंभ करने वाले हैं। तो ट्रिपल सी क्या है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रिपल सी ये कह सकते हो कि कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस क्या है? सशस्त्र बलों का सर्वोच्च स्तरीय मंच है, यानी एक क्रिकेट मंच है। इस मंच में होता क्या है कि जो नागरिक, कुछ विशेष नागरिक हैं, शीर्ष नागरिक या विशेष नागरिक जो समाज से जुड़े हुए हैं, उनको और सशस्त्र बलों के बीच एक कन्वर्सेशन होता है, यानी आपस में एक तरह का मंच दिया जाता है। आपस में ये एक दूसरे के विचार साझा करते हैं ताकि समाज में एक शांति बनी रहे। इस तरह के कौन कौन से काम किए जा सकते हैं नागरिक केंद्रित, तो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी बना सकता है कि ये ट्रिपल सी क्या है, कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि सशस्त्र बलों का सर्वोच्च स्तरीय मंच है। इस वर्ष ट्रिपल सी का विषय भी पूछ सकता है, तो विषय याद रखना आप, सुधारों का वर्ष। ठीक है, भविष्य के लिए परिवर्तन। ठीक, तो ये विषय आप याद रखना। ये मैंने ऐसे न्यूज़ ले ली थी क्योंकि मुझे लगा कि पीसीएस में हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि पीएम जा रहे हैं, और पीएम जब इस तरह के शुभारंभ करते हैं तो आपको करंट की दृष्टि से इसको पढ़ लेना चाहिए था और इसको नोट भी कर लेना चाहिए, ताकि पीसीएस में मैंने आज जो है पीसीएस ओरिएंटेड ज़्यादा चीज़ें ले ली हैं ताकि आपकी न्यूज़ कोई छूटे नहीं, क्योंकि आज कुछ खास न्यूज़ें थी नहीं, कुछ ऐसी ही न्यूज़ थी नॉर्मल, तो ये न्यूज़ मैंने देखी तो ले ली। लेकिन यूपीएससी वाले भी ये ना सोचना कि क्वेश्चन बन नहीं सकता, संभावनाएं तो हैं यूपीएससी पूछने की इसके, लेकिन कम है। ठीक है, आगे चलते हैं। लाल सागर में केबल कटने से यूरोप से भारतीय नेटवर्क पर बाधा। जो आप जानते हो कि इंटरनेट केबल वगैरह यूरोप से भारत जो है समुद्री मार्ग से आई हुई है, तो वो केबल कटने से बाधा आ गई है किस पे, नेटवर्क पे। तो अभी ये न्यूज़ ज़्यादा खास नहीं थी, लेकिन हमें मैपिंग करनी किसकी, लाल सागर की। मैंने इसलिए आपको बोला कि जब भी न्यूज़ आए तो इस तरह की मैपिंग जरूर पकड़ो कि अब हम क्या करेंगे, लाल सागर से संबंधित मैपिंग कर लेंगे, किससे कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं, इसके अलावा लाल सागर कहाँ पर है, ये सारी न्यूज़ आपके माइंड में आ जानी चाहिए। दूसरी दोस्तों न्यूज़ थी भारत कतर के मध्य FTA अक्टूबर में होगा। तो अब भारत और कतर जब आएगा तब तो पढ़ेंगे ही, इसके अलावा अभी क्या करना है, हमें कतर की मैपिंग देखनी है। तो इन दोनों की मैपिंग देख लेंगे, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। पहले लाल सागर की देखते हैं कि लाल सागर से कौन कौन सी कंट्री टच करती हैं, तो मैपिंग जरूर आप देखा करो। ये है देखो यूपीएससी लेवल में मैपिंग, और मैपिंग आपको बहुत ज़्यादा सहायक हो जाती है कहाँ पे, जब यूपीएससी प्रश्न बनाता है देश से संबंधित या रेड सी से संबंधित कोई क्वेश्चन बना दिया, तो उसमें कुछ कथन आपको काटने के लिए इस तरह की मैपिंग करना जरूरी है। तो रेड सी से कौन कौन सी कंट्री जुड़ती हैं, एक तो देखिए सऊदी अरब, यहाँ आप देखोगे राइट साइड में ये पूरा इसका बॉर्डर सऊदी अरब का है, और नीचे आप देखोगे तो यमन है ये। ठीक है, यमन, सऊदी अरब, और ऊपर इधर यहाँ से आप देखो, यहाँ से तो ये जो है देश कौन सा है, इजिप्ट। इस इजिप्ट को भी याद रखना कि इजिप्ट भी जो है रेड सी से जुड़ता है। इसके अलावा यहाँ आप यहाँ देखोगे तो ये सूडान है। मैंने सूडान की पहले भी मैपिंग कराई है, तो उसको आप जरूर देखना जाके, सूडान में कौन कौन से देश जुड़ते हैं, कि कौन कौन से देश जो है सूडान की बाउंड्री को टच करते हैं। तो सूडान भी रेड सी से अपनी सीमा साझा करता है ये। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर छोटा सा देश है, आप ये देखो, ये छोटा सा देश है इरिट्रिया। इरिट्रिया याद रखना, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ,
ERITREA। तो ये इरिट्रिया भी याद रखना आप कि इरिट्रिया भी लाल सागर से अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा ये छोटा सा एक देश और है बिल्कुल रेड सी की बॉर्डर पे, जिसका नाम क्या है, जिबूती। तो जिबूती भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, रेड सी के साथ। तो कितने देश बॉर्डर टच करते हैं, तो जिबूती। अब सोमालिया नहीं टच करता, देखिए सोमालिया थोड़ा दूर है रेड सी से, ठीक है। तो सोमालिया को आप हटा करके जिबूती, इरिट्रिया, सूडान, इजिप्ट, सऊदी अरब और यमन, यानी 6 देश रेड सी से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। अब देखिए रेड सी पढ़ रहे हैं तो यहाँ की भी स्थिति आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन से गल्फ हैं, यानी कौन कौन सी खाड़ियाँ हैं। आप देख पा रहे हो कि मैं कलर कर रहा हूँ गोल गोल, तो यहाँ पे भी कुछ आपको याद आना चाहिए कि यहाँ कौन सी खाड़ी है, यहाँ कौन सी खाड़ी है, सुएज नहर कहाँ है, सुएज कनाल कहाँ है, नील नदी देखो आप इजिप्ट से होकर के बह रही है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए मैपिंग में। तो ये तो हो गई लाल सागर से जुड़ी हुई मैपिंग जो देश को टच करता है। अब थोड़ी मैपिंग यहाँ की भी देखते हैं हम लोग। ये देखिए आप रेड सी है, रेड सी से अगर आप ऊपर मैंने बताया ना ये मैपिंग आप देखोगे, ये वाला क्षेत्र में कवर कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। तो इसको आप इसमें देख लीजिए कि रेड सी से आप अगर ऊपर जाओगे तो इजिप्ट मैंने बताया ना कि रेड सी से टच करता है, लेकिन यहाँ पे गल्फ ऑफ सुएज है। तो गल्फ ऑफ सुएज किस देश से जुड़ा हुआ है, इजिप्ट से, केवल इजिप्ट से, यानी सुएज की खाड़ी कहाँ पे है, इजिप्ट में। और गल्फ ऑफ अकाबा, ये देखो आप, गल्फ ऑफ अकाबा का मतलब हो गया अकाबा की खाड़ी। तो अकाबा की खाड़ी किन देशों से जुड़ती है, एक तो इस लेफ्ट साइड इसका इजिप्ट रहेगा, राइट साइड इधर सऊदी अरब जुड़ेगा, और इसमें 2 देश और जुड़ेंगे, एक तो इजराइल और दूसरा जॉर्डन। तो ध्यान रखना कि गल्फ ऑफ अकाबा से 4 देश जुड़ते हैं। तो ये मैपिंग आपको पता होनी चाहिए कि 4 देश किससे जुड़ रहे हैं, गल्फ ऑफ अकाबा से। तो ये न्यूज़ आपको पता हो जाएगी। तो मैपिंग आपकी क्या कंप्लीट हो गई, किससे, केवल न्यूज़ से। तो मैपिंग करते समय ध्यान रखो कौन सी न्यूज़ कब चर्चा में है, उसकी मैपिंग किस तरह करेंगे। अब आगे कतर से संबंधित एक मैंने आपको न्यूज़ बताई थी, भारत कतर FTA करने वाले अक्टूबर में। तो कतर जब आ जाता है तो कतर की भी मैपिंग करना जरूरी है। तो ध्यान रखना कतर जो है केवल सऊदी अरब के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। मुख्य भूमि अगर देखोगे आप तो लैंड से केवल ये कतर सऊदी अरब जुड़ता है, कौन, कतर। बाकी इसकी समुद्री सीमा बहरीन से भी है, इधर UAE से भी है, ठीक है। तो दोहा इसकी राजधानी है कतर की, और कतर कहाँ पे है, गल्फ कंट्रीज है, इसी में आप देखोगे कतर की मैपिंग ये है, कतर का मैप आप देखोगे ये। और यहाँ पे पर्शियन गल्फ आपको पता ही होगा। तो फिर कभी न्यूज़ में अगर इस तरह की चीज़ें आएंगी तो फिर से हम लोग कवर करेंगे इसको। आज मैंने आपको कतर और रेड सी मैपिंग करा दी है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। एक एडिटोरियल बहुत अच्छा आज आया था, हालांकि ये थोड़ा राजनीतिक ज़्यादा था, लेकिन हमें अपनी UPSC को ध्यान में रख करके इस आर्टिकल को ले लिया है, ठीक है। क्योंकि इसमें सरकार की बहुत ज़्यादा बुराई की गई थी, सरकार और खास करके जो मेन स्ट्रीम पार्टी है सरकार में, उसकी आलोचना बहुत की गई इस एडिटोरियल में। लेकिन हमें अपने मतलब की चीज़ निकालनी है। इस एडिटोरियल का जो टाइटल था, द डोमेस्टिक स्फेयर इन अ न्यू इंडिया, यानी नए भारत में घरेलू क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र से मतलब क्या है कि घर के अंदर जो महिलाएं काम करती हैं। कुल मिला के ये जो एडिटोरियल था ये पूरा महिला पे केंद्रित था, महिला केंद्रित आर्टिकल था, ठीक है। तो महिला केंद्रित आर्टिकल था, तो हमें महिलाओं से संबंधित, आप GS2 में आप जानते होंगे कि जो हमारा भारतीय समाज है, भारतीय समाज से संबंधित क्वेश्चन पूछता है कौन, UPSC। तो आपको एडिटोरियल में इस तरह के अपने मतलब की चीज़ें निकालनी है। तो इस एडिटोरियल किससे संबंधित था, नारी शक्ति से एक तो संबंधित था, फिर घरेलू हिंसा से संबंधित इसमें कई सारे डाटा दिए गए हैं, दहेज प्रथा संबंधित कुछ बातें कही गई हैं, महिला की मृत्यु से संबंधित कुछ बातें कही गई हैं। तो इससे संबंधित आपके मतलब की, यानी आप जब मेंस में कुछ आंकड़े लिखना चाहो GS2 में, तो इस तरह की न्यूज़ आपके काम की होती है। तो घरेलू हिंसा तो देखिए लगभग होती है। तो यहाँ पर महिला मृत्यु संबंधित इन्होंने आंकड़े दिए कि 2017 से 2022 तक प्रत्येक वर्ष औसतन 7,000 महिलाओं की मौत के मामले दर्ज किए गए हैं। ये किसकी रिपोर्ट बता रहे हैं, जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय अपना सर्वेक्षण निकालता है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण, परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण निकालता है, उससे संबंधित ये आंकड़े दिए हैं। तो लेखक ने अपनी जो है बातें जो यहाँ पे बताई कि प्रत्येक वर्ष औसतन 7,000 महिलाएं घरेलू हिंसा या समाज के किसी हिंसा की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें देखिए इन्होंने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो 5 आया 19-21 का इसमें आंकड़े हैं, 2019 से लेकर के 2021 तक के आंकड़े इसमें समाहित है। तो ये ध्यान रखना, इसलिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से 1 आया था, फिर 2 आया, फिर 3, फिर 4, और अब जो है वर्तमान में 5वां 6वां चल रहा है। तो इस तरह से ये आते रहते हैं। जो कौन निकालता है, जो हमारा बाल महिला विकास मंत्रालय है, वो इस स्वास्थ्य सर्वेक्षण को कराती रहती है समय समय पर। तो इसमें कुछ आंकड़े हैं कि 30% महिलाओं ने अपने अंतरंग साथी मतलब हो गया हस्बैंड, द्वारा हिंसा की सूचना तो दी है, मतलब जब सर्वेक्षण किए जाते हैं तो सूचना तो दी है, लेकिन केवल 14% ने ही FIR दर्ज कराई है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हिंसाएं बहुत होती हैं। हर 100 में से 30 महिला घरेलू हिंसा से परेशान है, लेकिन उसमें से केवल 14 महिलाएं ऐसी हैं जो FIR दर्ज कराती हैं। देखिए महिलाएं थोड़ी जो है इमोशनल भी होती हैं, वो सोचती हैं कि जो है परिवार नहीं खराब होना चाहिए, तो ये सोच करके भी FIR नहीं कराती, या किसी तरह का कोई जो है ऐसा काम नहीं करती जिससे परिवार टूटे। तो इस सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितनी महिलाओं पर हिंसा हो रहा है और महिलाएं FIR दर्ज क्यों नहीं कराती घरेलू हिंसाओं में। इसके अलावा इन्होंने एक आंकड़े और दिए हैं
कि महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों के 4.5 लाख, 4.5 लाख लगभग मान सकते हो, 4.45 लाख से अधिक मामलों में 1/3 केवल घरेलू हिंसा के हैं। यानी घरेलू हिंसा के कितने मामले हैं? अगर आप देखोगे हर तीसरा मामला घरेलू हिंसा से संबंधित है। अगर आप महिलाओं से संबंधित हिंसाओं की बात करोगे तो 3 मामलों में से 1 मामला घरेलू हिंसा से संबंधित होगा। तो ये आंकड़े दिए गए, इनको आप जरूर जो है नोट कर लीजिएगा। अब एक सर्वे भी इस एडिटोरियल में कवर किया गया था, टाइम यूज सर्वे। हालांकि ये भारत सरकार का सर्वे नहीं है, ये सर्वे एक स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा किया गया है 2024 में। तो इसमें कुछ विशेष बातें लिखी थी, आप इसका मेंस में उल्लेख करके बता सकते हो कि एक जो है स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया गया सर्वे के द्वारा ये आंकड़े सामने आए हैं। और कौन से आंकड़े हैं कि पुरुष प्रतिदिन औसतन 26 मिनट घरेलू काम करता है। इन्होंने अपने सर्वे में पाया है कि जो पुरुष है वो महिलाओं की अपेक्षा केवल 26 मिनट ही घरेलू काम से जुड़ा रहता है, जबकि महिलाएं औसतन 7 घंटे घरेलू काम करती हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि महिलाएं कितना घरेलू काम करती हैं। और इस घरेलू काम का उन्हें कोई वित्तीय लाभ भी नहीं मिलता, मतलब वो घर का काम कर रही होती है तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ भी नहीं मिलता है। तो इस तरह के इन्होंने सर्वे में प्रश्न उठाए हैं। इसके अलावा आंगनवाड़ी, मिड डे मील, ये भोजन बनाने वाली महिलाएं हैं, मिड डे मील, और आशा कार्यकर्ता को सामाजिक स्वयंसेवक माना जाता है, न कि कार्यकर्ता। आप देखते होंगे कि इन क्षेत्र से जुड़ी जो महिलाएं हैं इनका वेतन क्या होता है, ये इनका मानदेय, वेतन ना बोल करके इनको बोलो मानदेय। मानदेय इसलिए बोला है क्योंकि ये इतनी कम रकम है जो वेतन हो ही नहीं सकती, 6,000 या 2,000 रुपये। तो इस तरह के अगर आप मानदेय दे रहे हो तो इनसे महिलाओं का कुछ होने वाला, विकास होने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी ज़रूरतें 20,000 रुपये की, उनको आप दे रहे हो 6,000, 2,000। तो इससे क्या होगा, समाज में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आने वाला। तो वही ये बात इन्होंने लिखी कि आंगनवाड़ी, मिड डे मील में भोजन बनाने वाली महिलाएं और आशा कार्यकर्ता जो गाँव में स्वास्थ्य संबंधी देखभाल रखती हैं, माताओं का जो नए जन्म देने वाली माताएं होती हैं, तो उसमें आशा कार्यकर्ता की भूमिका बढ़ जाती है। तो आशा कार्यकर्ताओं को सामाजिक स्वयंसेवक माना जाता है, यानी ये सामाजिक स्वयंसेवक है, वॉलंटियर है। ये मान करके भारत सरकार या राज्य सरकार इनको कुछ नाम मात्र का मान दे देती है। तो वेतन के नाम पर एक मानदेय की राशि इनको दे दी जाती है, मामूली राशि इनको पकड़ा दी जाती है। तो ये भी एक प्रश्न उठता है इस सर्वे के द्वारा, और लेखक ने इसको विशेष तरीके से बोला है कि इस तरह की जब बातें होंगी तो जो वेतन देना चाहिए राज्य सरकार को या भारत सरकार को, तो वेतन वो है नहीं, वो मानदेय है। और मानदेय से केवल क्या होता है, एक तरीके से राशि दे दी जाती है कि हाँ ठीक है हम दे रहे हैं, नाम हो जाता है कि हमने जो महिलाओं के उत्थान के लिए ये काम किया। लेकिन इतनी वो कम राशि होती है, 6,000 या 2,000 या 3,000। आप कभी जो है आप अपने गांव में भी देखोगे कि आशा कार्यकर्ता हो या फिर जो मिड डे मील में भोजन बनाने वाली महिला हो या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, इनको पैसा कितना मिलता है आप कभी जो है आसपास के पड़ोस में देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, 6,000 के ऊपर इनकी जो है कोई कीमती नहीं है। तो वही इस लेख में बात की गई है कि ये 6,000 से कुछ नहीं होगा, एक वेतन निश्चित होना चाहिए जो हमारा जो श्रम नियम के तहत हो, जो भारत सरकार ने श्रम नियम बनाया उसके तहत वो वेतन होना चाहिए कि मिनिमम इतना रुपए एक महिला को मिलता रहे। अब इसमें कुछ उपाय भी बताए हैं कि इस तरह की जो हिंसा, इस तरह के जो ऊपर सारी समस्याएं बताई गई हैं, इन समस्याओं के उपाय क्या है। उस लेख में उपाय भी दिए गए थे कि सरकार को क्या करना चाहिए और समाज को भी क्या करना चाहिए। एक तो ये कि पहला, हिंसा रोकने व खत्म करने के लिए सरकार को भी और समाज को भी सांस्कृतिक, सामाजिक और नीतिगत हस्तक्षेप करना चाहिए। इन्होंने ये अपने उपाय दिए। फिर समान वेतन दिया जाना चाहिए पुरुषों के बराबर। मैंने आपको बताया ना कि जो मानदेय के रूप में पैसा दे रहे हैं वो इतना कम है कि उससे कुछ नहीं होने वाला है, मतलब एक तरीके से वो एक सद्भावना तरीके से दे दिया था कि हाँ ये राशि आप ले लीजिए। तो वो वेतन बढ़ाने की बात भी हो रही है कि समान वेतन दिया जाना चाहिए। अगर यही काम पुरुष करता तो उसका वेतन सरकार देती। इसके अलावा बच्चों को, बुजुर्गों के लिए सुलभ सार्वभौमिक सुविधाएं भी प्रदान करनी चाहिए। अब ये बच्चे बुजुर्गों का क्या मतलब है, लेकिन जब महिलाएं होती हैं तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, अगर बच्चे हैं घर में तो वो अपने कार्य में कुशलतापूर्वक काम नहीं कर पाती। तो बच्चों के लिए भी विशेष प्रावधान करने चाहिए, विशेष पॉलिसी बनानी चाहिए सरकार को। हालांकि सरकार बनाती है, लेकिन यहाँ पे लेखक कहने का मतलब है कि एक विशेष केंद्रित बच्चे वर्गों के लिए सुलभ सार्वभौमिक सुविधाएं होनी चाहिए। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए, यानी स्वास्थ्य और शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। आप जानते हो कि सरकारी स्कूलों में या सरकारी अस्पतालों में क्या स्थिति है, तो गुणवत्तापूर्ण स्थिति नहीं है अभी भी। यानी हम 21वीं सदी में हैं और अभी भी शिक्षा को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर के हमारे पास अच्छी क्वालिटी के स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं है, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि समाज में चीज़ें हैं। अगर आप देखोगे सरकारी स्कूल में कोई पढ़ना, ये खास करके प्राथमिक विद्यालयों में ज़्यादा है। प्राथमिक विद्यालय में क्या है कि कक्षा 5 में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो कक्षा 1 के प्रश्न या कक्षा 2 के प्रश्न भी नहीं कर पाता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, कमियां हैं। तो ये कमी को सुधारने के लिए ही उपाय बताए गए हैं कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षाओं का प्रावधान करना चाहिए, महिलाओं के लिए भी और बच्चों बूढ़े के लिए भी सारी सुविधाएं होनी चाहिए स्वास्थ्य संबंधी। आगे इन्होंने एक उपाय और बताया कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को घरेलू जिम्मेदारी संभालने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। किसके द्वारा किया जाना चाहिए, ये तो समाज करे, ये तो सरकार भी कुछ ऐसा काम कर सकती है ताकि पुरुष भी घरेलू काम कर सके। ठीक है। फिर इन्होंने 6वां उपाय बताया कि बाल देखभाल और स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत सभी महिला कर्मियों को एक न्यूनतम वेतन तय किया जाना चाहिए। जो बाल देखभाल में लगी हुई हैं, कुल मिला के भाई आंगनवाड़ी और मिड डे मील वाली महिलाएं और आशा कार्यकर्ता, तो इनका न्यूनतम वेतन तय किया जाना चाहिए। अब देखिए, मैंने ये सारी बातें बता दी आपको एडिटोरियल संबंधित, लेकिन मेंस में क्वेश्चन किस तरह बन सकता है इसी एडिटोरियल से संबंधित।
मैंने क्वेश्चन बना के डालने की कोशिश की, आप लोग इसको जरूर पढ़िए। चलिए मैं ही पढ़ देता हूँ इसको। भारतीय समाज में घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा तथा महिला मृत्यु दर की उच्च दर, आप देखते हो इनकी उच्च दर बनी हुई है, उच्च दर नारी शक्ति के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। उदाहरणों सहित विश्लेषण कीजिए। अब GS2 में भारतीय समाज आप पढ़ते हो, उसमें महिला संबंधी मामले होते हैं। ये GS1 में भी, अगर मैंने आपको पीछे कहीं GS1 की जगह GS2 बता दिया तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो GS1 में जो भारतीय समाज है, इंडियन सोसाइटी, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए कि अगर ये लेख आया तो क्वेश्चन क्या बन सकता है मेंस में। तो आपको ये सारे उपाय लिखने पड़ेंगे। ऊपर मैंने आपको कारण भी बता दिए और उपाय भी बता दिए, तो इनको आप नोट कर लोगे तो ये आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा कि भारतीय समाज में घरेलू हिंसा, हाँ होती है घरेलू हिंसा 30% जो मामले होते हैं उसमें से एक मामला, ये कह सकते हो हर तीसरा मामला घरेलू हिंसा से ही जुड़ा होता है महिलाओं के मामले में। फिर दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी समस्या है भारतीय समाज की। इसके अलावा महिला मृत्यु दर, अभी मैंने ऊपर केरल की घटना बताई, उसका आप उदाहरण दो यहाँ पे महिला मृत्यु दर का। कि उच्च दर नारी शक्ति के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। उदाहरण आपको मैंने बताया ना, केरल वाला उदाहरण दे दो, या कोई और उदाहरण अगर आप न्यूज़ में पढ़ रहे हो उसको लिख सकते हो। ये भारत सरकार के द्वारा कोई रिपोर्ट आती है उसके आंकड़े आप ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप जोड़ करके लिखोगे। फिर उपाय बता दिया कि अब करना क्या चाहिए, तो विश्लेषण करना है ना, विश्लेषण केवल बताना नहीं है, उपाय भी बताने पड़ेंगे। तो इस तरह के आपके 200 शब्दों में 250 शब्दों में प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलेंगे हम लोग अपने। धन्यवाद।